हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। तो डेली करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज द डेट है 23 जून 2020। 23 जून 2020 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके लिए अगर हम बात करें तो 23 जून को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस, यानी ऐसे लोगों के लिए एक निश्चित दिन बनाया गया जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो लोगों की सेवा के अधीन काम करते हैं। ठीक है, तो ज़रा इसमें देखते हैं कब ये बनाया गया और भारत में लोक सेवा दिवस है या नहीं है तो कौन सा है। ठीक, तो ज़रा इसके लिए चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये जो दिवस है इसको मनाने की शुरुआत की गई थी एक प्रस्ताव की। प्रस्ताव संख्या 57/277, यानी अगर हम बात करें तो यूएनओ के प्रस्ताव संख्या 57/277 को कब 20 दिसंबर 2002 में यूएनओ ने घोषणा की क्या कि 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, ने घोषणा की क्या? ठीक, क्या घोषणा की कि 23 जून डे सेलिब्रेटेड बाई राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में। अब इस कोई भी दिवस बनाया जाता है उसका कोई एक पर्पज़ होता है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान को प्रोत्साहित किया जाए, उनको एक पहचान दी जाए और इसके अलावा देश के युवाओं को करियर के रूप में सिविल सेवा में ज्वाइन करने के लिए क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो एक ये है, ये तो हुआ आपके विश्व पर यूएनओ का। अगर हम भारत के प्रोस्पेक्टस से बात करें, भारत में क्या पोजीशन है, तो भारत में 21 अप्रैल किसके रूप में मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस के रूप में। किसके रूप में? सिविल सेवा दिवस के रूप में। ठीक, तो इस वर्ष कोविड-19 के कारण हालांकि इस वर्ष नहीं मनाया गया है और भारत में इसे इस वर्ष नहीं मनाया गया है। और इस वर्ष इसका अगर हम और आगे देखें ठीक है, तो मैं कह रहा था 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रशासनिक एवं सुधार मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23 जून को क्या है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और दिवस है, हालांकि एक और दिवस है 23 जून को। अगर हम ये हो गया इसके अलावा, और ये जो मनाया गया 2002 से मनाना शुरू किया गया था। और जो मैं आज दूसरा दिवस जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो मनाना शुरू हुआ था आज से लगभग 200 साल पहले, 23 जून को एक और डे के रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये जो मनाना, अगर हम इसकी बात करें, ये मनाना शुरू हुआ था 2002 में प्रस्ताव पास करके यूएनओ द्वारा।
ठीक है, यूएनओ द्वारा 2002 में प्रस्ताव पास किया गया, उससे मनाया गया। और ये जो है 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाना शुरू किया गया था 18, जैसे कि आप लोग जानते हैं 23 जून को अगर मैं देखूं तो 23 जून 1894 को किसकी स्थापना की गई थी? को स्थापना की गई थी ओलंपिक समिति की। किसकी? ओलंपिक समिति की। यहाँ पर ओलंपिक की अगर बात की गई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो 23 जून 1894 को 1894 को ओलंपिक समिति का गठन किया गया। और जब इसका गठन किया गया तो सबने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की बात हुई। जब चली तो 1948 से 23 जून को क्या मनाया जाने लगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कब से? 1948 से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो चीज़ें आई हैं, एक आपका ओलंपिक समिति के बारे में है, एक ओलंपिक और एक कुछ खिलाड़ियों से। तो ये समझो कि जैसे ये पीरियड जो चल रहा है 2020, तो ये जो इस समय है कोविड-19, तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, तो वो एक होम वर्कआउट का वीडियो शेयर कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, घर पर रहने के लिए। तो इस समय उनका ये एक प्रेरणा का स्रोत का भी काम कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि ओलंपिक समिति की बात होती है, ओलंपिक समिति की बात होती है। तो यहाँ पे ओलंपिक समिति को अगर हम देखें तो ओलंपिक समिति क्या है? जो आपके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिकों का आयोजन करता है। ठीक है, और एक गैर सरकारी संगठन है ये। और दूसरी बात ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका अमेरिकी समिति का गठन, इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में बात करें, कमेटी सॉरी, तो इसके बारे में देखें तो ये है जो ये क्या काम है इसका? अगर हम कार्य की बात करें, कार्य ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिकों का आयोजन। ओलंपिक का क्या कराती है? आयोजन कराती है। और ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है। कैसा है? गैर सरकारी खेल संगठन। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, गैर सरकारी खेल संगठन है। और इसके अलावा एक पॉइंट और जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉरेन में है, लॉरेन में। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का डे के संबंधित। ठीक, इसके बाद हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारी, इंडिया में वापस आते हैं डे के बाद। अगली न्यूज़ हमारी है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। पोर्ट इन इंडिया यानी डीकार्बोनाइजिंग
ट्रांसपोर्ट इन इंडिया यानी भारत सरकार का जो नीति आयोग है वो ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर क्या कर रहा है, एक डीकार्बोनिज्म यानी कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली परिवहन सेवाओं को ग्रहण या परिवहन सेवाओं को लागू करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। कब लॉन्च करेगा? कल यानी 24 जून को। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें क्या कर रहा है, अगर हम बात करें कि नीति आयोग प्लस ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF मिलकर क्या कर रहा है, एक परियोजना बना रहा है जो कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देगा। किसके लिए? ये क्या करेगा? कम कार्बन परिवहन प्रणाली, कम कार्बन उत्सर्जन परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 24 जून को प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे प्रकृति में विकट चेंज हो रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन उत्सर्जित प्रणाली को, कम उत्सर्जित प्रणाली का ट्रांसपोर्टेशन के रूप में प्रयोग करने की बात की जा रही है और इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ITF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट फोरम है और भारत ITF का सदस्य क्या है। ITF के बारे में अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट फोरम, अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत 2008 से भारत क्या है इसका, भारत इसका क्या है, सदस्य है। ठीक है, 2008 से भारत इसका क्या है, सदस्य है। तो ये क्या है कि आपका एक कार्बन की डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट पहल DTE परियोजना को एक हिस्सा है। क्या परियोजना? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं DTE प्रोजेक्ट। ये क्या है? DTE प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अब आप कहेंगे DTE क्या है? तो DTE वो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज। क्या है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक, तो इसके अंतर्गत भारत के अलावा कुछ और देश भी शामिल हैं, जैसे आपके अर्जेंटीना, आपका मोरक्को और अजरबैजान भी इसके क्या हैं, पार्टिसिपेट हैं, इसके प्रतिभागी हैं इस योजना के। तो इसमें क्या करना, इसमें ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना है जो कम से कम क्या करे, उत्सर्जन करे। अगर हम इसका फुल फॉर्म लिख दें तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इमर्जिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ITF के बारे में तो ITF जो है वो परिवहन प्रणाली का एक क्या है, फोरम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें क्या है, एक फोरम है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ है आज का करंट। इसके अलावा एक न्यूज़ है कि अमेरिका ने H1 वीजा को क्या कर दिया है, गैर प्रवासी काम वीजा को निलंबित कर दिया है। कब तक के लिए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए इसको क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। H1 वीजा क्या होता है? H1 वीजा अमेरिका अपने यहाँ काम करने के लिए विदेशी नागरिकों को वीज़ा मुहैया कराता है।
ठीक है। तो इसका असर लगभग ये कहा है कि 85,000 क्रमिक ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक हैं जो अमेरिका में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को H1 वीज़ा जारी करती है अमेरिका। तो इसको ट्रंप सरकार ने क्या कर दिया है, निलंबन कर दिया है। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि अपने देश में रोजगार की स्थिति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 के कारण एक रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है लगभग 47 लाख लोग कैसे होंगे, बेरोजगार होंगे। तो उनकी संख्या को कम करने के लिए क्या किया है, ये किया। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, अगर हम भारत के प्रोस्पेक्ट, हमें देखो कोई भी न्यूज़ हो उसे हम भारत के प्रोस्पेक्टस में देखेंगे। भारत के प्रोस्पेक्टस में अगर देखें तो लगभग 85,000 लोगों में 70% नागरिक H1 वीज़ा का प्रयोग करके, भारत के नागरिक H1 वीज़ा का प्रयोग करके कहाँ जाते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, ठीक है। तो भारत पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भी कई और वीज़ा निलंबित किए हैं इसमें, जैसे H1 वीज़ा है और दूसरा आपका इंटर कंपनी ट्रांसफ़र है जो L1 वीज़ा जारी करता है। गैर कुशल श्रमिकों के लिए जो H2 वीज़ा जारी करता है उसका भी निलंबन किया है। और शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन के लिए J वीज़ा जारी करता है, उसका भी क्या किया है, निलंबन किया है। तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर भेजिए। थैंक यू।